जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण की इस वीडियो सीरीज में बहुत सारी बातें सीखी है। हमने प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को भी हल किया है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि हम सारी प्रश्नों को देखें तो फिर वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में ही हम सारे प्रश्नों को हल करके आपके पास लाते रहेंगे। तो आइए देखिए कि आज जो है हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो बाबू हम पढ़ने वाले हैं आज प्रश्नावली 3.2 की कुछ प्रश्न देखते हैं। समय जहां तक अनुमति देती है उतना हम हल करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। आपको बहुत मदद मिलेगी पढ़ने में, समझने में। और देखिए आप हमारे सारे वीडियो को, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो वीडियो हैं उनको आप पीछे से सारे वीडियो को शुरुआत से देखिए। जब शुरुआत से आप देखते हैं तो चीज़ें समझना और सीखना दोनों आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए, ये जो प्रश्न है ना वह भाषा के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो भाषा के रूप में प्रश्न दी हुई है। इन प्रश्नों से सबसे पहले हमें समीकरण युग्म बनाना है, यानी समीकरण का रूप देना है। ठीक है, और समीकरण देने के बाद उन्हें ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो देखिए 3.1 जो प्रश्नावली था, उस प्रश्नावली में हम लोग सारे प्रश्नों को इसी तरह से, तो वो भी था, वह उसमें भी दिया हुआ था भाषा रूप में ही। वहाँ से हमने समीकरण बनाया, समीकरण बनाने के बाद उसको हम ग्राफ के द्वारा हल किए थे। ठीक है, तो देखिए समीकरण बनाने के लिए जब भाषा में दी हुई रहे प्रश्न, तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले बात ध्यान देनी होती है कि प्रश्न को एक बार शांतिपूर्वक पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से का मतलब है कि कहानी के जैसा नहीं पढ़ना है, समझते हुए प्रश्न को एक बार पूरा पढ़ लेना है कि प्रश्न कहना क्या जा रहा है। ठीक है, इसमें दो कथन होते हैं। उन दोनों कथन यानी शर्त, दो शर्त इसमें है। दोनों शर्त को प्रयोग करते हुए हम दो समीकरण बनाते हैं। तो आइए देखिए, प्रश्न है कि क्लास 10th में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिए हैं। पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं 10 विद्यार्थी। ठीक है, तो 10 विद्यार्थी जो है वह गणित की प्रतियोगिता में भाग लिए जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो। तो हमें बतलाना है कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या बतलाइए। तो हम मानते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या x मान लिए और लड़कियों की y, क्योंकि दो चर में हमारा प्रश्न है तो इसलिए दो चर हम लिए हैं x और y। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो है वह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि टोटल 10 विद्यार्थी जो हैं वो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। समझें, तो जब 10 विद्यार्थी प्रतियोगिता में टोटल भागे लिए हैं जिसमें लड़का x है और लड़की y है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। यानी प्रश्न से x + y बराबर कितना होना चाहिए? 10। ठीक है, तो ये हुआ समीकरण 1। समीकरण 1 निकालना जो है वो बहुत आसान था। कितना आसान? देखिए प्रश्न कह रहा था कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी में हम लड़कों की संख्या x माने हैं और लड़कियों की संख्या y माने हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, तो x + y बराबर 10। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब आगे प्रश्न हम जब पढ़ें तो देखिए हमें मिलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यानी लड़की जो है ना, उसमें जो प्रतियोगिता में भाग लिया है विद्यार्थी, उसमें लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है। यानी लड़की की संख्या यानी
y जो है वह x से यानी लड़का से 4 अधिक है। समझ रहे हैं बात? तो y बराबर x प्लस 4, ये हुआ अपना समीकरण 2। समझ रहे हैं बात? यानी ये समीकरण 2 बना। किस तरह से हमने बनाए? प्रश्न कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये हमने लिख दिया कि जो लड़की है y वह लड़का x से 4 अधिक है। ठीक है, तो समीकरण तो बहुत आसानी से बन गया है, लेकिन अब हमें इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि अपनाना है? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से हल के लिए देखिए करना क्या रहता है, सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे और इसमें x और y के कुछ मान रख के हम दूसरा बिंदु ज्ञात करते हैं, यानी बिंदु ज्ञात करते हैं कि किस किस बिंदु से ये समीकरण गुजरने वाला है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम समीकरण 1, समीकरण 1 से या के लिए, समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 जरा देखिए तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, इसके लिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम इस तरह से बना लेते हैं बाबू बॉक्स, यहाँ x और यहाँ y। समझ रहे हैं बात? और इस समीकरण में बारी बारी से अगर x के कुछ मान रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होगा और y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो इसके लिए सर क्या कीजिए कि x बराबर 0 ले लीजिए। अगर 0 पे y पूरा पूरा मिल रहा है तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, समझे? तो जैसे ही हम x 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 10। ठीक है, और यदि y बराबर 0 ले लेंगे तो x का मान मेरा 10 होगा। समझ में आ रही बात? देखिए 2 पॉइंट हमें पता चला। ये जो आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट है x, y। x, y जो पहला था वो कितना है, 0, 10 है, यानी एक बिंदु, और दूसरा बिंदु जो है वो 10, 0 है। इसकी सहायता से हम ग्राफ बना लेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण बनाए हैं हम उसमें x के मान रखकर y के मान निकालते हैं या y के मान रखकर x के मान निकालते हैं। बातें स्पष्ट है? ठीक है, तो आइए दूसरा समीकरण में चलते हैं, यानी समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 में देखिए क्या है, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। ठीक है, इनके लिए बॉक्स बना देते हैं। अब देखिए यदि x बराबर 0 लें बाबू हम, x बराबर 0 तो y का मान कितना आएगा, 4। और यदि हम y बराबर 0 ले लें, देखिए y 0 लीजिएगा तो 0 बराबर x प्लस 4, तो ये 4 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी -4 बराबर x। तो x के मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कम 2 बिंदु हमें मालूम करना होता है। 2 बिंदु से ज़्यादा भी यदि हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितने बिंदु हमें पता करना चाहिए, 2 बिंदु पता करना चाहिए। ठीक है, अब इनके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के कॉपी पर हम ऐसे ही इसी पे बना देते हैं, लेकिन हम सारी बात आपको बतलाएंगे कि ग्राफ पर कैसे बनाना है। तो ग्राफ, इसके लिए बाबू आपको मिलेगा ग्राफ के कॉपी, और ग्राफ के कॉपी पे देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। हाँ, तो देखिए यानी जब ग्राफ पे हम x अक्ष और y अक्ष मानते हैं तो इसके लिए हमें इस बात को ध्यान देना रहता है कि जो देखिए पेज हमारे पास जो मिलता है ना वो लिमिटेड पेज होता है। ठीक है, अब इस लिमिटेड पेज में यदि हम इसका चुनाव अच्छी तरह से ना करें तो फिर जो दी हुई संख्याएं हैं वह इसमें तो अटेगा ही नहीं। तो इसके लिए ये आपको ध्यान देना होता है कि हम जो है x अक्ष और y अक्ष को अपने प्रश्न के अनुसार हम रखें। ठीक है, देखिए अपने पास क्या था कि
ये जो x और y का मान था वो मैक्सिमम ज़्यादा पॉजिटिव में था, तो पॉजिटिव में हम ज़्यादा स्पेस लिए हैं, निगेटिव में हम कम लिए हैं। निगेटिव में -4 तक ही जाना है, और y भी देखिए पॉजिटिव में ज़्यादा है और निगेटिव में कम है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब इस पर ये जो बिंदु दी हुई है बाबू, आप देखिए 0 से 10 और यहाँ 4, यानी आप जो है 1 से 10 तक ले सकते हैं पैमाना, 1 1 ले सकते हैं, तो इतना को हम 1 मानते हैं। वैसे आपको ग्राफ के कॉपी में ये सारी बातें लाइन पारा रहेगा, वहाँ पर ये बनाना है। तो 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10, 11। समझ रहे हैं बात। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इधर बाबू माइनस में रहता है -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। और ये इधर y भी माइनस में -1 -2 -3 -4। समझ रहे हैं बात। ये जो है वह x एक्सिस है, यानी x अक्ष है, ये x डैश होगा, ये y है और ये y डैश होगा। समझ रहे हैं बात। 9th क्लास में ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। अब जरा देखिए, x बराबर 0 और y बराबर 10, तो कभी भी जब x 0 होगा ना तो हमें y अक्ष पे जाना है। तो x 0 और y 10 कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, ये जो बिंदु है इसको जरा गौर कीजिए। यहाँ पर जो मान है ना, x का मान 0 है और y का मान 10 है, यानी ये जो बिंदु है यह है अपना 0,10। 0,10 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 10 है, ठीक है। और दूसरा बिंदु खोजिए, तो दूसरा बिंदु x बराबर 10 और y बराबर 0। y 0 है ना, तो सर x अक्ष पे आ जाइए। x अक्ष पर देखिए तो 10 यहाँ पर है। अब ये जो बिंदु है वह है मेरा 10,0। इन दोनों बिंदुओं को स्केल से रख के ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो हम मिला देते हैं उसको। ये देखिए, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला जो लाइन होगा, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला लाइन, ये मेरा समीकरण x + y बराबर 10 का ग्राफ है। समझ में आ रही बात। और इस लाइन को आप दोनों तरफ ये तीर का निशान जरूर दीजिएगा। थोड़ी बहुत भी हमें मौका नहीं देना है कि टीचर जन जो है वो हमारी मार्क्स को कम दे या नंबर जो है वो काट लें। तो इस तरह से दोनों तरफ तीर का निशान देना है, क्योंकि ये रेखा अभी इनफाइनाइट की ओर आगे में है, बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन आया वह किस समीकरण का हल है? x + y बराबर 10 का। तो आइए इस पर कहीं हम लिख देते हैं कि x + y बराबर 10, यानी x + y बराबर 10। समझे बात। यानी ये जो रेखा है वह इस समीकरण की ग्राफ है। तो एक समीकरण का हम ग्राफ तो बना लिए। अब दूसरा समीकरण क्या है? देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 4, x बराबर 0 और y बराबर 4। अब जरा इसको देखिए, नोटिस कीजिएगा, x 0 है तो y 4, यानी यहाँ पर ये बिंदु है। दूसरा पेन हम ले लेते हैं। ये बिंदु देखिए, ये जो है वह कितना है? x बराबर 0 और y बराबर 4। समझ रहे हैं बात? क्लियर है। और दूसरा देखिए x बराबर -4 तो y बराबर 0, x बराबर -4 यहाँ पर है ना ये। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा हमें बनाना है। देखिए ठीक है,
इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा हम बना दिए। अब ये जो सीधी रेखा हुआ, ये मेरा समीकरण 2 का ग्राफ है। समीकरण 2 का ग्राफ है, तो समीकरण 2 क्या था? y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। तो समीकरण 2 भी अपना बन गया। समझ रहे हैं बात? अब जो है हमें देखना है कि हल कहाँ है, यानी दोनों समीकरण का हल कहाँ पर है। तो जरा समझने की बात कोशिश कीजिएगा। हम पिछले भी वीडियो में हम आपको बतलाए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो ग्राफ होते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु ही उस समीकरण का हल होता है। तो देखिए, तो ये दोनों जो समीकरण है वह यहां पर मिला है। समझ रहे हैं बात? यहां से आप x के सामने यदि बनाइएगा तो 3 ही होना चाहिए, 3 होना चाहिए था। समझे? ये 3 पर होगा। हमारा ग्राफ पे हम बराबर बराबर तो लिए नहीं है, हो सकता है कि हमसे ये मान क्रम लिया गया होगा, ज़्यादा संभावना है। तो अगर आप ग्राफ के कॉपी पे बनाए हुए रहते तो ये कहाँ पर आकर मिलेगा? 3 के सामने, और ये जो है वो मिलेगा 7 के सामने। यानी ये जो बिंदु है वह है 3,7, 3,7। समझ में आ रही बात? यानी दोनों लाइन जिस बिंदु पे मिला वही बिंदु इन दोनों समीकरण का हल है। तो हल इसका हुआ कितना? x बराबर 3 और y बराबर 7। समझ रहे हैं बात? तो x सर हम क्या माने थे? लड़कों की संख्या माने थे ना। यानी लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या जो है वह 7 है। दोनों मिला देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। समझ में आ रही बात? और देखिए यहाँ पर लड़की जो है वो लड़का से 4 अधिक भी है। अतः लिख देंगे नीचे, ये बनाने के बाद जो है लिख देंगे कि अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7 आंसर। समझ रहे हैं बात? तो ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ के ही कॉपी में बनाना है। ये ग्राफ की कॉपी आपको दी जाएगी और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। तो देखिए हमने क्या किया कि जो प्रश्न दिया हुआ था, सबसे पहले हम समीकरण बनाए और समीकरण बनाने के बाद दोनों समीकरण से चलते हुए कम से कम 2 बिंदु हम पता कर लिए और उन बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है वो रेखा बना दिए। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन के कंप्लीट हुआ। आज दोनों रेखा जिस बिंदु पर मिला वह बिंदु ही ये समीकरण का हल होता है। ठीक है, उतार लीजिए अच्छी तरह से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य बतलाएं। समझ रहे हैं बात? तो एक बार सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य। तो मान लेंगे, माना कि 1 पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। समझ रहे हैं बात? तथा 1 कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब 2 चर में हम मान लिए हैं। प्रश्न से जरा ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम। तो जब 1 पेंसिल x रुपया में मिल रहा है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x। और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है।
नहीं, 7 कलम का भी मूल इसमें ना है। तो जब एक कलम का मूल y रुपया है तो 7 कलम का मूल कितना होगा 7y, और दोनों मिलाकर कितना दिया जा रहा है 50, यानी ये अपना समीकरण 1 है। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आपसे बोले कि एक कलम का मूल 5 रुपया है तो 2 कलम का मूल बतलाइए कितना होगा, तो सर 10 रुपया होगा, 5 दूनी 10। उसी प्रकार एक कलम x है तो 5, एक पेंसिल का मूल x है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x होगा। एक कलम y में है तो 7 को कलम लिए तो कितना दाम होगा 7y, और दोनों मिलाकर कितना हम दे रहे हैं दुकानदार भाई साहब को 50 रुपया। तो ये मेरा समीकरण 1 हुआ। समझ रहे हैं बात। अब यहां से जानते हैं, यहां से हम समीकरण 1 तो बना ही लिए हैं। अब आइए पुनः हम प्रश्न से पढ़ते हैं। पहले पुनः प्रश्न से देखिए। अब बोला जा रहा है कि यदि हम 7 पेंसिल और 5 कलम लें तो 46 रुपया लगता है। यानी 7 पेंसिल, एक पेंसिल x है तो x में 7 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 7x, समझे। और 5 कलम, एक कलम का y है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y। आइए मिलाकर कितना देना पड़ता है हमें 46 रुपया देना पड़ता है। तो ये जो है वह समीकरण 2 हो जाएगा। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गया है। ये अपना समीकरण 1 है और ये जो है वह समीकरण 2 है। इन समीकरण की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाकर यह बतलाना है कि इनका हल कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे हम। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 क्या है बाबू 5x + 7y = 50। देखिए 5x + 7y = 50, समझे। अब यहां से अगर आप चाहें तो x या y का मान निकाल लीजिए, x या y का मान। ठीक है, तो यदि हम इंटरेस्टेड हैं x के मान निकालने में तो कितना होगा 5x = 50 - 7y। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं जरा समझिए। जानते हैं अगर y = 0 लेंगे ना तो x का मान तो पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम x = 0 लें तो 7 से 50 में भाग देंगे तो पूरा पूरा तो आएगा नहीं। हमारी प्राथमिकता होती है कि x और y का वही मान हम रखें जो पूरा पूरा हो, पूर्णांक हो, ताकि ग्राफ बनाते समय हमें कोई परेशानी नहीं हो। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं 5x बराबर, तो 50 माइनस में चला जाएगा 7y, और यहाँ से यदि हम x निकालें तो ये होगा 50 - 7y या बटा में 5। समझ रहे हैं बात। अब इनके लिए हम बॉक्स बना देते हैं और बारी बारी से x तथा y का मान इसमें हम रखने वाले हैं। कम से कम 3 बिंदु इसमें ले लेंगे, 2 बिंदु से ही हमारा काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम 3 बिंदु लेकर दिखाते हैं। अब जरा देखिए x और y है, इसमें y बराबर जैसे ही हम 0 लेंगे, y 0 लेंगे तो ये कितना होने वाला है 50 - 7 × 0 अब by 5, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 50 में 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा सर। समझ रहे हैं बात। और देखिए, और यदि हम आपको कहें कि x बराबर जो है y बराबर अगर यहाँ हम बोलें कुछ और मान रखने के लिए, चलिए 3 बोलते हैं कि 3 रखिए, 3 या 5 रखते हैं, y बराबर 5। ठीक है, तो जब हम y बराबर 5 लेंगे ना तब 50 - 7 × 5 अब by 5, तो ये देखिए 50 - 7 = 35 अब बटा में 5, तो 50 में से 35 जाएगा तो 15/5 यानी कितना आ रहा है 3, यानी x का मान जो है वो मेरा कितना आया 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से जानते हैं आप वैसा मान रखिए जो पूरा पूरा मान, यानी दूसरा चर राशि जो है ना उसका पूरा पूरा मान दे। अगर हम यहाँ y बराबर 1 रख लें या कुछ ऐसी संख्या रख लें जिसके लिए x पूरा पूरा नहीं आता है, दशमलव में आता है,
बनेगा उससे भी ग्राफ, लेकिन ग्राफ बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम कुछ और भी मान रखना चाहें, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर y बराबर जो है कितना ले लें, बतलाइए, 8 लें, 8 सत्ते 56 पॉइंट में चला जाएगा। और कुछ दूसरा मान लेके देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम रखें 10 रख लेते हैं, y बराबर 10, ठीक है। तो y बराबर जब हम 10 रखेंगे तो ये देखिए x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 10 बटा 5, ठीक है। तो 50 माइनस 10 सत्ते 70 बटा में 5, तो 50 में से 70 जाएगा तो माइनस 20 बटा 5 यानी माइनस 4 आने वाला है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि वह मान ही रखते हैं जिसके लिए जो दूसरा मान निकल रहा है वह भी पूरा पूरा हो, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए तो हम कम से कम 3 बिंदु पता कर लिए, 2 बिंदु से भी हमारा समीकरण की ग्राफ बनाई जा सकती है, कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन हम इतना निकाल लिए हैं, ठीक है। इसको जरा हम घेर देते हैं, इतना पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद ये। अब हम समीकरण 2 के लिए यही काम जो हम समीकरण 1 के लिए किए हैं, सेम यही काम समीकरण 2 के लिए करना है। तब लिखेंगे कि समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यहां पर लिख देते हैं, देखिए समीकरण 2 के लिए, ठीक है। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। उतार लेते हैं, 7x प्लस 5y बराबर 46। अब यहां से यदि हम y के मान निकालना चाहें, देखिए जरूरी नहीं है कि हम y ही, x भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसलिए y को इधर निकाल रहे हैं क्योंकि जानते हैं जब बटा में 7 जाता ना तो 7 से भागा देने पर संख्याएं अशांत होती है, ज़्यादातर संख्या जो है वो अशांत हो जाता है, तो फिर भाग देने में परेशानी होगा। तो यदि हम 5y को इधर रखेंगे तो ये देखिए 46 माइनस में 7x, अब यहाँ से y बराबर मेरा कितना होगा, 46 माइनस 7x अब बटा में 5। तो गणित बनाते समय इन सब सारी बातों को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन इतना टफ गुना भाग हो जाएगा ना कि परेशान हो जाइएगा। अगर यहाँ पे हमारा 7 रहता तो 7 जब रहेगा ना तो भाग देना थोड़ा सा कठिन होगा। हम रखें यहाँ पर 5, तो जब 5 रखें तो 5 से और 2 से किसी भी संख्या में भाग देना आसान होता है, इसलिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये हम y जब रखते, y का मान निकालते तो 7 बटा में जाता, जो 7 से भाग देना थोड़ा कठिन होता, तब हमने आसान तरीका अपनाया कि नहीं, हम अगर 5x का मान निकालेंगे तो x के साथ 5 है, हर के रूप में 5 जाएगा और 5 से भाग देना तो आसान होता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को गणित बनाते समय हमेशा माइंड में रखना है, तभी जाकर गणित जो है ना वो आसान से सरल भाषा में बनता है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। आइए अब इसमें देखिए, इसमें भी हम बारी बारी से x और y के मान रखते हैं, कम से कम 3 बिंदु इनका भी हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए यदि हम इसमें x बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 लीजिएगा तो ये 46 बटा 5 होगा, 46 बटा 5 जो 9 दशमलव कुछ आएगा, तो दशमलव में आ रहा है तो सर 0 नहीं रखिए, कुछ दूसरा चीज़ रख के देखिए। अगर हम बोलें कि x बराबर आप -2 रखिए, -2, x बराबर -2, ठीक है। तो x जब -2 रखिएगा तो देखिए ये 46 -7 इंटू -2 बाई 5, तो 46 ये माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 बटा में 5, 46 और 14 कितना होगा 60 बटा 5 यानी 12। यानी x के मान जब इस समीकरण में हम -2 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार कुछ मान जो है वो रख कर हम देखते हैं। अब जो है यदि हम आपको बोलें कि इसमें x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3, ठीक है। तो जैसे ही आप x बराबर 3 रखिएगा ना तो देखिए y बराबर कितना मिलने वाला है 46 माइनस यहाँ 3 रखिएगा तो 21 अब बटा में 5, तो 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 15,
15 बटेगा 25 बचेगा ना, 25 और बटा में 5, तो 5 से भागा दीजिएगा तो यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई और दूसरा मान भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अगर हम बोलें कि अब जानते हैं x बराबर इसमें 8 रखिए, 8 रखिए, तो जैसे ही 8 रखेंगे तो देखिए ये कितना मिलने वाला है 46 और माइनस 8 रखिएगा तो 8 सत्ते ये हो जाएगा 56 और बटा में 5, तो 56 में से 46 जाएगा तो माइनस में ये 10 ना, 46 में से 56 जाएगा तो अब बटा में 5, यानी ये कितना आ रहा है -2 आ रहा है। समझे बात? तो इस तरह से देखिए समीकरण 2 के लिए भी हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लिए हम बिंदु ज्ञात कर लिए कि समीकरण 1 किस बिंदु से होकर गुजरेगा और समीकरण 2 जो है वह भी किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, अब इन बिंदुओं की सहायता से हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो आइए अब ग्राफ बनाते हैं इनका। उससे पहले जानते हैं इनको हम नए पेज पर लेके चले जा रहे हैं, नए पेज पर लेके चले जा रहे हैं। नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, और इनको भी हम समीकरण 2 को भी नए पेज पर लेके चले जाएंगे। इनका नाम भी हम दे देते हैं कुछ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये देखिए समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है। अब इनका हमें बनाना है ग्राफ। बहुत आसान है, ग्राफ हमने पिछला प्रश्न में आपको बतलाया है कि किस तरह से बनाई जाती है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स अक्ष लेंगे, तो एक्स अक्ष के लिए देखिए ध्यान दीजिए, ले लिए एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष ले लिए और दूसरा जो है से वाई अक्ष जाना चाहिए। अच्छा एक बात जरा ध्यान दीजिए, एक्स आपका मैक्सिमम 10 तक गया है और मिनिमम 2 तक, यानी स्पेस हमको इधर ज़्यादा रखना है, पॉजिटिव ज़्यादा है और निगेटिव कम है, तो स्पेस इस तरफ ज़्यादा रखेंगे और इस तरफ कम रखेंगे। ठीक है, वहीं y के मान देखें तो y देखिए y जो है ना ऊपर ज़्यादा यानी पॉजिटिव में 12 तक गया है और निगेटिव में y जो है वो कितना तक गया है -2 ही तक गया है। समझ रहे हैं बात? तो यानी हमें जो है स्पेस ऊपर ज़्यादा रखना है और नीचे कम रखना है। ठीक है, यानी आप जो प्रश्न बनाए हैं उसमें जो बिंदु मिला है आपको उसी बिंदु के अनुसार हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए अब हम x अक्ष और y अक्ष बना लिए। इसी तरह से आप ग्राफ की कॉपी में भी बनाइएगा, क्योंकि आपके पास तो और पेज जो है वो लिमिटेड रहेगा, तो इस बात को ध्यान देना है कि x अक्ष और y अक्ष को किस तरह से बनाएं, और नहीं तो फिर परेशानी हो जाता है। बनाने के बाद आपको पेज जो है ना वो नहीं बचेगा, यानी पेज में प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये x अक्ष और ये होता है x डैश और ये है y अक्ष और ये y डैश। ठीक है, समझे? ये दोनों जहां पर मिलता है ना वो हो जाता है मूल बिंदु। तो ये तो मूल बिंदु यानी 0 होगा, ये 0 है अपना। और उसके बाद देखिए x 10 और सब संख्या जानते हैं 10 है, 3 है, 4 है, तो यदि एक एक हम बढ़े इसमें तो सारी संख्या हमें मिल जाएगा, दशमलव की कोई लफड़ा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 फिर 2 3, मैक्सिमम हमारा x 10 तक गया है ना, जहाँ तक हमारा जगह है वहाँ तक हम लिख देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। समझ रहे हैं बात?
हम देखिए हम अंदाजे पर इतना इतना ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये बराबर बराबर ही होगा, लेकिन आपके पास ग्राफ की कॉपी होगी तो इसके बाद जो मोटा वाला पाई होगा ना वहाँ पे 1 दीजिएगा, फिर 2, फिर 3, तो ये सभी बराबर बराबर होगा। ठीक है, इधर हम देखें तो ये माइनस में -1, -2, -3, -4, ऊपर प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और देखिए आया ना परेशानी, यहाँ 10 तक हम गए हैं और जबकि y मेरा 12 तक जाना है। ठीक है, तो 10 के बाद यहाँ क्या होगा 11 और ऊपर होगा 12 कहीं। ठीक है, इधर देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6। समझ पा रहे हैं बात। अब ये जो ग्राफ की कॉपी है इसमें हमें इन सारी मानों को यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को देखेंगे। देखिए x बराबर 10 तो y बराबर 0, x बराबर 10 और y बराबर 0, y 0 x अक्ष पे होता है, यानी ये वाला बिंदु है। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये है मेरा 10,0, 10,0। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखिए x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी यहाँ पे इसके सामने और इधर से इसके सामने, यानी यहाँ पर एक बिंदु रहने वाला है। ये मिटा देते हैं, आपको ये सारी बात बहुत आसान होगा। देखिए यहाँ से और यहाँ से, यानी यहाँ पर हमें एक बिंदु लेना है, मिटा दे रहे हैं हम। ये बिंदु आपको आसानी से मिल जाएगा ग्राफ की कॉपी में। आप फिर उसके बाद देखिए x बराबर -4 है तो y बराबर 10 है, यानी x बराबर -4 और y बराबर 10, कुछ यहाँ पर ऐसे। समझे बात। अब इन तीनों बिंदुओं पर स्केल रखे, जैसे स्केल रखेगा ना तो ये तीनों बिंदु जो है वह एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इनसे गुजरने वाली जो है एक हम सीधी रेखा बना देंगे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से हम बना देंगे। देखिए तीनों चला गया है, हम अंदाजे पर भी बनाए तो भी ये इस तरह से हमारा पास किया है। ठीक है, और ये जो समीकरण है, समीकरण 1 था ना, ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 का नाम लिख देते हैं इस पर। समीकरण 1 का नाम क्या था, देखिए समीकरण 1 जो है वह क्या था अपना, 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50। तो इस पर लिख देंगे 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, ये बिंदु कितना है, ये बिंदु है आपका -4,10, और ये जो बिंदु है वह है 3,5 और ये 10,0। अब दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण के जो बिंदु दिए हुए हैं उनको इस पर दर्शाइए। तो दूसरा समीकरण क्या है दिया हुआ आपका, देखिए तो -2 और 12, यानी x बराबर -2 तो y बराबर 12, यानी कुछ ये यहाँ पे रहा होगा। अभी 11 है 12, यानी यहाँ पर रहा होगा। 11 के बाद 12 होगा ना, और इनमें से -2 के सामने और इधर थोड़ा सा जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी ये वाला बिंदु, x बराबर 3 और y बराबर 5। फिर देखिए x बराबर 8 है और y -2 है, यानी x बराबर 8 और y -2, यानी यहाँ पर नीचे, इधर से 8 के सामने और इधर से -2 के सामने। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली हमें एक सीधी रेखा बनाना है, इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली। ठीक है, देखिए बन गया है अपना। तो ये समीकरण 2 भी बन चुका है। इसमें थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं हम। आप जब बनाइएगा ना ग्राफ की कॉपी पे तो एग्जैक्ट ये जहां पे कटा वही आपका राइट आंसर होता है, यानी ये आपका यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, एक दूसरे को, ये दोनों लाइन कहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर। तो ये जो बिंदु है कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी 3,5 है। समझे बात। तो ये जो समीकरण था, ये समीकरण का हल कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 5।
आइए ये जो समीकरण 2 था इसका भी नाम लिख देते हैं। तो समीकरण 2 देखिए, तो समीकरण 2 क्या है, 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। तो इसको ऊपर नाम लिख देंगे 7x + 5y = 46 का ये ग्राफ है आपका। और ये देना नहीं भूलना है, तीर एकदम देना है, क्योंकि ये यहीं पे रुकता नहीं है, ये अनंत तक बढ़ता है। ठीक है, ये जो बिंदु है ये कितना बिंदु था, ये था आपका -2, 12। समझ रहे बात, सारा बिंदु हम निकाल दिए। अपना जो ये ग्राफ है ये दोनों एक दूसरे पे काट दिया, यानी हल है x = 3 और y = 5, यानी x = 3 और y = 5। x क्या माने थे, तो देखिए तो बाबू x बराबर हम माने थे पेंसिल, यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, यानी एक पेंसिल का मूल्य जो है वो 3 रुपया है। ठीक है, तो लिखेंगे कि अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है, 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया था ना, तो y का मान कितना आया है, 5 आया है। तो यही 3 और 5 जो है वो अपना आंसर हो गया। समझे, उतार लीजिए तनी फ्रेश से। ठीक है, देखिए समीकरण पहले हम मान लेते हैं, जो निकालना होता है उसको पहले हम मान लेते हैं। मान लेने के बाद समीकरण निकालें, समीकरण निकालने के बाद बारी बारी से जो समीकरण दिया हुआ है उसमें कम से कम 2-3 बिंदु हम पता कर लेते हैं कि ये समीकरण किस किस बिंदु से होकर गुजरने वाला है। फिर समीकरण 2 में भी वही हम काम किए हैं, कम से कम 3 बिंदु पता कर लिए हैं। किस तरह से पता किया जाता है वो आपने देख लिया। फिर उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि ये सारी बिंदुओं की सहायता से हम एक ग्राफ बना दिए। आई दोनों समीकरण की रेखा जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वही उन दोनों समीकरण का हल होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन सारी प्रश्नों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है ना, इसमें अपने से पूछा जा रहा है कि जो समीकरण युग्म में दिया हुआ है ये देखकर आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बतलाइए कि इनका जो ग्राफ है वह प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या संपाती होगा। समझ रहे हैं बात, यानी हमें क्या पता करना है कि ये प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले जो शर्त है, देखिए समीकरण a1x + b1y = c1 और फिर a2x + b2y = c2 के रूप में रहता है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहां से 3 बात आपको याद रखना है। सबसे पहला बात कि a1/a2 और बराबर नहीं हो b1/b2, ठीक है, तब जो है केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होगा। पिछला वीडियो में भी हम आपको बतलाए हैं। और इसका ग्राफ जो है वह प्रतिच्छेद करता है, यानी दोनों जो रेखाएं हैं केवल एक ही बिंदु पर मिलेगा, यानी प्रतिच्छेदी। इनका जो ग्राफ है वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है उसको भी ध्यान देना है कि यदि a1/a2 = b1/b2 बराबर हो c1/c2। समझ रहे हैं बात, a1/a2, b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों जब बराबर हो जाते हैं तब अनेक हल होता है, अनेक हल होगा। इस बात को ध्यान देना है। और इनका ग्राफ देखिए, इनका ग्राफ जो है वह संपाती होता है। संपाती का मतलब है कि दोनों जो रेखा है वह एक दूसरे के ठीक ऊपर होता है, इस तरह से, यानी एक जो है वो दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है, तब इसको हम बोलते हैं कि ये संपाती है। क्या है ये, संपाती। तो इस बात को ध्यान देना है कि संपाती के लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब प्रतिच्छेदी के लिए जो कंडीशन है वह है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 और
और एक बात और भी है, उसको भी याद रखिएगा कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 तो इस केस में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, समझें। और जब कोई हल नहीं होगा तो इनका ग्राफ जो है ना, ग्राफ जो है वो पैरेलल होता है यानी समांतर होता है। ग्राफ इनका कैसा होता है? समांतर, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे से एकदम अलग अलग होते हैं, कभी भी मिलते नहीं हैं, तो इनका ग्राफ जो है वह समांतर होता है। इस बात को समझना है, क्योंकि देखिए अगला जो प्रश्न है ना, ये हमें यही पता करना है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो अनेक हल, और a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 तो कोई हल नहीं, और इनका ग्राफ समांतर, अनेक हल वाला के ग्राफ जो है वो संपाती होता है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अपना 5x - 4y + 8 और यहाँ है 7x + 6y - 9। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, देखिए लिखेंगे कि दिया हुआ है a1 बराबर देखिए इसको a1 बोलते हैं तो 5, इसको b1 बोलते हैं तो b1 बराबर कितना दिया हुआ है? -4, इसको c1 बोलते हैं तो c1 बराबर कितना है? 8। ठीक है, इसको a2 बोलिए तो a2 बराबर कितना है? 7, इसको b2 बोलते हैं तो b2 बराबर 6, और इसको c2 बोलते हैं तो c2 बराबर कितना है? -9। समझे बात? अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो हमको मिल ही गया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2 तो ये कितना है? 5/7। फिर बोलेंगे कि आप b1/b2 निकालिए तो b1/b2 कितना है? -4/6, -4/6 तो ये कैंसिल होगा तो कितना होगा? -2 से कैंसिल होगा ना 2 बार में, और ये 3 बार में, यानी ये 2/3 आया, -2/3। और ये c1/c2 हम आपसे पूछें तो ये क्या बतलाइएगा कि 8/-9 है। अब जरा देखिए तो, अब चूंकि आप देखो बाबू a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है नहीं है ना, a1/a2 है 5/7 और b1/b2 है -4/6 या -2/3, तो लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2। बात समझ में आया? तब देखिए तो जब a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 तो ये कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है ना, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी केवल एक हल होगा। तब हम लिखेंगे कि अतः यह समीकरण युग्म, अतः यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करता है या प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। समझे बात? यानी इनका जब ग्राफ बनाइएगा ना, इनका जब ग्राफ बनाइएगा तो कहीं ना कहीं दोनों जो रेखा है वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। समझे? देखिए अभी ये कितना आसान बात है, उतार लीजिए तनी आसानी से। ये जो समीकरण दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनको हम पहले a1/a2 निकाल लिए, फिर b1/b2 निकाल लिए, फिर हम c1/c2 निकाल लिए। अब हम जब देखते हैं कि a1/a2 मेरा 5/7 है, अब b1/b2 जो है वो -2/3 है, तो कहीं से तो ये बराबर नहीं लग रहा है ना, तो जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी ये जो समीकरण है वह प्रतिच्छेदी होगा, इसका हल जो है केवल एक हल होगा। ठीक है, इसी प्रकार आइए दूसरा प्रश्न को भी हम हल करते हैं। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है अपना, यहाँ पर पहले हम घेर देते हैं, और दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न में हम आपसे पूछें कि a1 कितना है, तो a1 आप बतलाइएगा 9। हम पूछें b1 तो b1 कितना बतलाइएगा 3, और c1 पूछें तो आप कितना बतलाइएगा 12। समझ रहे हैं बात? यानी a1 b1 c1 हमको पता है, फिर हम पूछेंगे a2 तो a2 सर ये 18 है, b2 बतलाइए तो b2 कितना है 6, और c2 कितना है 24, c2 24 है ना। तो देखिए a1
B1 C1 पता है, A2 B2 C2 पता है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले A1/A2 यानी x वाला के गुणांक और इसमें x वाले के गुणांक का अनुपात। तो यहाँ देखिए 9/18 ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। फिर निकालेंगे हम B1/B2 तो B1/B2 देखिए तो कितना है 3/6, ये भी कैंसिल हो रहा था, कितना आएगा 1/2, समझ रहे हैं बात। फिर निकालेंगे हम C1/C2 तो C1/C2 देखिए यहाँ C1 है 12 और C2 है 24, यह कैंसिल हो रहा था, कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तब आप देखिए तो ये तीनों बराबर आया, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, ठीक है। तो जब तीनों बराबर रहेगा ना तो यह समीकरण युग्म में जो है वह समपाती है, समपाती यानी अनेक हल होगा। तब हम लिखेंगे कि अतः यह समीकरण युग्म समपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है, देखिए संपाती का मतलब होता है कि इनका जो ग्राफ बनेगा उसमें दोनों जो रेखा है वह एक दूसरे पर ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो प्रश्न अपना यही ना पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था कि तुलना करके इनके गुणांकों को तुलना करके बतलाइए कि जो दिया हुआ समीकरण है वह प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। तो बस ये शर्त हमको याद रहना चाहिए, शर्त हम यहाँ पे लिख दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों शर्त आप याद कर लीजिएगा। यदि A1/A2 बराबर नहीं है तो एक हल, और अभी जो हम प्रश्न बनाए हैं उसमें देखिए ये तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है और ये संपाती होता है, ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न था ये दूसरा प्रश्न भी बन गया है, अच्छी तरह से पहले उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पहले उतार लीजिए पॉज करके। अब हम देखिए बनाते हैं इसका जो समीकरण, ये तीसरा जो प्रश्न है इसको भी हम हल कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से मिटा देते हैं कुछ चीज़ें, आप उतार लिए हैं ना, तो यहाँ से पहले हम मिटा देते हैं। देखिए मिटा दें कि अलग छोटा करके रख ही देते हैं। छोटा करने पे तो दिखवे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ रख दिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, ये देखिए जो प्रश्न 3 है इसमें हम आपसे पूछें कि A1 बतलाइए, तो A1 आप देखिए इसमें जो A1 है वह कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 6, और यदि हम A2 पूछें तो A2 कितना है, A2 की B1 पहले ना, B1 बतलाइए, तो B1 है -3 और C1 है 10। फिर यहाँ समीकरण 2 में देखिएगा A2 कितना है 2, अब B2 कितना है, यहाँ कुछ नहीं है आएंगे तो -1 है, ठीक है ना, यानी -1, और C2 कितना है, तो C2 जो है वो 9 है, समझ रहे हैं बात। तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2, तो देखिए ये 6/2, A1 का मान 6 और A2 का मान 2, तो कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा 3। फिर निकालते हैं हम B1/B2, तो ये देखिए -3 है B1 और B2 है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये भी 3 आएगा। फिर C1/C2, तो जब हम C1/C2 निकालेंगे तो ये देखिए 10/9 है, 10/9। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए, तो A1/A2 3, B1/B2 भी 3, लेकिन C1/C2 10/9, यानी पहला दोनों तो बराबर है लेकिन दूसरा तो लास्ट वाला तो बराबर है नहीं। तब हम लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, देखिए समझिएगा, ये भी 3 था और ये भी 3, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2,
बराबर नहीं है C1/C2। ये 10/9 है ना, ये दोनों 3 था और ये है 10/9, तो ये तो बराबर है नहीं। तब हम कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण युग्म समांतर होगा। समझे? देखिए यहाँ समांतर के लिए क्या कंडीशन था कि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं रहना चाहिए C1/C2, तब ये समांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर यानी जो लाइन कभी एक दूसरे पे मिलते नहीं हो, ये इसका कोई भी हल नहीं है। तो जो पहला प्रश्न था वह प्रतिच्छेदी था, जो दूसरा प्रश्न है वह जो है संपाती था। देखिए ऊपर अभी हम रख दिए हैं, यानी अनेक हल वाला। और जो तीसरा प्रश्न था उसका कोई हल नहीं है, यानी समांतर था। उतार लीजिए अच्छी तरह से। आज हमने दो प्रश्न यानी प्रश्नावली 3.2 के दो प्रश्नों को हल किया, जिसमें पहले प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिए हुए थे और दूसरे प्रश्न में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। यानी टोटल आज हम 5 प्रश्नों को हल किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में जब बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे वीडियो में ही सारे प्रश्नों को हल कर करके हम आपके समक्ष लाते रहें। तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है? क्योंकि हम जो है इसी तरह से आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।